Jai Hind. Yesterday we stopped here, question number 10, and today we started the PYQ series, question number 11 to 30. I tried to cover the 20 question today. Yesterday we covered 10 question and today we covered 20 question. And the question is about PYQ June 2024 shift 1 which was held on August 29. ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम लोग कौन से पेपर का डिस्कस कर रहे हैं, कौन से PYQ का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये मैंने कल आपको बोला था कि कमेंट करने के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ के कौन से शासक है जो संगीत राग, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध नामक संगीत विज्ञान से संबंधित 3 पुस्तक के लेखक है? तो ये देखिए, लक्ष्य सिंह ये मेवाड़ के ही शासक है, ये मौकल भी, कुंभकर्ण भी और रायमल भी सभी मेवाड़ के शासक हैं, लेकिन जो संगीत से कनेक्टेड है वो है कुंभकर्ण या फिर कुंभा, जो कि ये तीनों जो संगीत का जो पुस्तक है उसके द्वारा लिखा गया, कुंभा के द्वारा। मेवाड़ के एक महान शासक जो कि संगीत राग, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध के रचनाकार हैं। ये अब आगे जा करके आप लोग से मिलान करे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। सामने कुंभकर्ण दे देंगे और आगे जा करके तीनों बुक में से कोई भी एक बुक दिया रहेगा जिसको कि मैच करना रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है आगे के लिए। लक्ष्य सिंह ये मेवाड़ के ही शासक है, मोकल भी मेवाड़ के हैं, रायमल भी मेवाड़ के हैं। ये सभी कुछ आपको पीडीएफ के तौर पर आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही ये शिफ्ट 1 का PYQ 100 तक हम लोग पहुंच जाएंगे, I gonna provide you the whole PDF of 100 question in Telegram. You can join Telegram in the link description. Now the next question is 12 number question. पारंपरिक रूप से पंचजन के गठन करने वाले 5 प्रमुख आर्य जातियां कौन सी है? तो ये वाला आप लोग स्टॉप करके एक बार पढ़ लीजिए कि क्या क्या दिया गया है और खुद से पहले एक बार आंसर देने का कोशिश कीजिए। भारत, पुत्रु, त्रिहु, यदु, यादव। भरत, देखिए सबसे पहले तो ये भरत को काट देना है क्योंकि भरत ये पंचजन में नहीं आता है। भरत वैदिक जाति जरूर है लेकिन ये पंचजन में नहीं आता है, तो ये दोनों कट गया। और आपको काट देना है पृहु है, पृहु तो है, त्रियु नहीं है, इसको काट देना है त्रियु। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, पृहु, यादव, त्रिहु, अनु और द्रियु। तो ये याद रखना है आपको, ये वाला 5 जन जो है ये पंचजन में आता है, बाकी नहीं आता। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए प्रू, यादु, त्रु, अनु, अद्रियु। अगर हम लोग को ये पता है कि त्रिहु नहीं है, त्रिहु अगर नहीं है तो देखिए यहाँ पे सीधे ये कटेगा और ये कटेगा। इसका मतलब सिर्फ एक चीज पता होने से ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। The All India State People's Conference had been founded in which month and year? अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन की स्थापना किस महीना हुआ? दिसंबर 25, दिसंबर 26, दिसंबर 27 या फिर दिसंबर 28? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 27। ठीक है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, अगर आता है तो अच्छा है, अगर नहीं आता है तो अनुमान से ही मारना होगा, जो कि आप लोग को इंटेलेक्चुअल गैस जिसको कि कहते हैं, वहां से आप लोग को इसको कवर करना होगा। ठीक है, ये तो दिसंबर 1927 में इसको बनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में रियासतों की मांगों को व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, भारतीय रियासत को आंदोलन में रियासतों की मांगों की वकालत करने के लिए। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कारखानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कारखाना के बारे में बोल रहा है। तो मसालिक उल अबसार के अनुसार मोहम्मद तुगलक की कसीदाकारी की कार्यशाला में 4000 सिल्क कारीगर और अनेक सोनों की जड़ी के कारीगर थे। मसालिक उल अबसार जो है एक तुगलक
टाइम पीरियड का एक लिटरेचर है ये, जिसमें कि जिसमें कि ये बात कहा गया है, तो ये बात सही है। अफीफ ने इन्हें शाही कारखाने के नाम दिया, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इनकी संख्या 100 थी। ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत है। बहुत से कारखाने रतबी मतलब कि राज्य सहायता प्राप्त थे तथा अन्य कारखाने स्वतःपोषी थे। मतलब कि बहुत सारा को स्टेट फंड दे रहा था और बहुत सारा इंडिविजुअल था, स्टेट फंड उसको नहीं दे रहा था, तो ये वाला करेक्ट है। गैर रतबी में राजसी पोशाक और बैनर बनाने तथा कालीन बनाने वाले कारखाने शामिल थे, तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट सिर्फ एक है, बी इनकरेक्ट है हम लोग का, और ए सी डी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, 14 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे जवाब देने से पहले ही अपना जवाब आप लोग सोच रहे होंगे पहले ही। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि यू हैव टू राइट द 1 to 100 क्वेश्चन इन योर पेज एंड स्टार्ट नंबरिंग योरसेल्फ। खुद से ही आप लोग को नंबर करना है कि कितना नंबर आ रहा है। कल 1 से 10 नंबर में, कल से 1 से 10 क्वेश्चन में कितना नंबर आप लोग का आया, कितना क्वेश्चन सही हुआ, और आज कितना क्वेश्चन सही होने वाला है। ये सब आप लोग कमेंट करेंगे तो सही रहेगा, सबके सामने रहेगा, पब्लिकली रहेगा, तो थोड़ा-मोड़ा आप लोग के लिए भी लगेगा कि सही से कवर नहीं हो रहा है, यदि कम नंबर आया है तो। और यदि ज़्यादा नंबर आया है तो फ़ायदा रहेगा, और कम नंबर अगर आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में सबका नंबर कम ही होता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्टूडेंट के एफर्ट पे डिपेंड करता है कि कितना इंक्रीज़ वो कर सकता है। ठीक है? तो मसालिक अल अबसार के बारे में बताया जा रहा है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक के कढ़ाई कार्यशाला में 4000 रेशमी कारीगर और कई सोने के जड़ी कारीगर थे। यह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान विशेष रूप से कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में कारखानों के व्यापक पैमाने को दर्शाता है। अब बहुत सारा कारखाना जो था वो राज्य सहायता प्राप्त था और बहुत सारा स्व वित्त पोषित था, मतलब कि राज्य उसको हेल्प नहीं करता था। उसके बाद है कि इसमें बैनर, कालीन ये सब कुछ बनाया जाता था। तो ए, सी, डी ये तीनों करेक्ट है और बी नंबर इनकरेक्ट है। इधर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। और जैसे ही 100 तक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा ये पूरा का पूरा पीडीएफ, क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये सारा का सारा कंटेंट जो है ये टेक्स्ट बुक से लिया गया है, इसीलिए ये कंटेंट का क्रेडिट जो है वो टेक्स्ट बुक को जाता है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का ये बोलना था, बहुत सारे का, कि क्वेश्चन कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन को डील करने के लिए ही मैंने सोचा कि आप लोग के लिए पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ही डिस्कस कर लिया जाए एक ही बार में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषम पद को पहचान कीजिए। विषम पद, अर्घट्टा, वापी, चूर्णी और नोयास। तो इसके बारे में तो अभी तो बोला है विषम पद की पहचान कीजिए। लेकिन स्पेसिफिकली यही वर्ड दे करके भी पूछा जा सकता है कि अर्घट्टा क्या था, वापी क्या था, चूर्णी क्या था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या है, अर्घट्टा एक पानी निकालने का, वापी भी और नोरियस भी, ये तीनों जो है पानी निकालने का एक विधि है। जबकि चुनरी जो है ये पानी निकालने का विधि नहीं है, ये एक तरह का कपड़ा का टुकड़ा को कहा जाता है चुनरी। ठीक है? तो इसमें विषम पद कौन हो जाएगा, 3 नंबर, क्योंकि ये पानी निकालने का विधि नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चूर्णी क्या है, सिंचाई उपकरण से संबंधित ये नहीं है, ये कपड़े का एक टुकड़ा को संदर्भित करता है, या फिर इसका संदर्भन जो है बर्तन, या फिर यहाँ तक कि औपचारिक खंभों या भोल भाले का भी दर्शाया जाता है चुनरी के द्वारा। तो यदि नेक्स्ट ईयर यदि पूछ लिया जाए कि चुनरी का अर्थ क्या है, तो आई होप कि आप लोग आंसर दे देंगे कि चुनरी का मतलब क्या होता है। उसी प्रकार अर्गट्टा क्या है, अर्गट्टा एक पानी उठाने का एक तकनीक है जो मुख्य रूप से कुआं से जल निकाला जाता है, और इसमें जो है एनिमल पावर का यूज इसमें किया जाता है। एक फारसी चक्र जो है इसी से कनेक्ट रहता है। ठीक है? उसके बाद वापी क्या है, वापी एक सीढ़ीदार कुआं है, जो कि सीढ़ीदार कुआं आप लोग देखे होंगे, यदि गांव सबसे आते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि इस तरह करके कुआं जो है पूरा नीचे तक जाता है, सीढ़ी जो है पूरा नीचे तक जाता है पानी तक, तो वहां से पानी उठाया जा सकता है, उसी को बोलते हैं, उसी तरह के कुआं को बोलते हैं वापी। और हाँ,
उसी प्रकार नोरिया क्या है? नोरिया जो है ये भी एक पानी निकालने का तकनीक है जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पानी निकाला जाता है। मतलब कि भूमध्य सागर क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है और इसमें भी एनिमल पावर का उपयोग किया जाता है इसमें भी। कुआँ से पानी उठाना और इसे सिंचाई प्रणालियों में चैनल करता है। 16 नंबर है कि 16 नंबर भारत स्वतंत्र भारत गणराज्य में किस रियासत के खिलाफ ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? तो ये तो एक ईज़ी क्वेश्चन है कि ऑपरेशन पोलो किसके खिलाफ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था हैदराबाद के खिलाफ, जो कि देशी रियासत था और इसको इंडिया में ऐड करने के लिए इसको ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, सितंबर 1948 में। उसी प्रकार कश्मीर को भी ऐड किया गया 47 में, जोधपुर को भी और जूनागढ़ को भी। जूनागढ़ एक विवादित एरिया था, जिसको कि बाद में ऐड किया गया 1947 में ही। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, इधर में एरिया इधर अ, वंश का नाम दिया गया है और इसका संबंधित क्षेत्र दिया गया है कि कौन से एरिया से ये संबंधित है। सबसे पहले इक्ष्वाकु दिया गया है, इक्ष्वाकु, कादम्ब, वकाटक और सरभूरपुरी। तो ये बताना है कि कौन-कौन सा एरिया कहाँ-कहाँ से कनेक्ट है ये वाला। तो इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु जैसे कि इक्ष्वाकु है कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में इक्ष्वाकु कनेक्टेड है। मतलब कि ए का 2 और ए का 2 सिर्फ एक ही में ए का 2 है, इसीलिए सीधे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जा रहा है। अगर दूसरा से हम लोग देखना चाहें तो वकाटक, वकाटक कहाँ से कनेक्ट होगा? वकाटक उत्तरी दक्कन से कनेक्ट होगा, जो कि गुप्त साम्राज्य के समकालीन था वकाटक। और ये कादम्ब कनेक्ट होगा पश्चिमी दक्कन से, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। सरभपुरी ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र से ये कनेक्ट होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इक्ष्वाकु कृष्णा गोदावरी एरिया में इसका था। ये वास्तुकला और संस्कृत में अपने योगदान के लिए ये जाना जाता था। और कदम्ब क्या है? कदम्ब पश्चिमी दक्कन से ये कनेक्ट है और ये कर्नाटक एरिया और सबसे पहले कन्नड़ का उपयोग किया गया था प्रशासनिक भाषा के रूप में कदम्ब शासन में। वकाटक जैसा कि मैंने बताया, वकाटक जो है गुप्त साम्राज्य के समकालीन ये वकाटक था। जब समुद्रगुप्त अपना दक्षिण अभियान कर रहा था तो वो ये वाला एरिया तरफ नहीं गया था, वो अपना एरिया बदल करके गया था क्योंकि वकाटक से इसको प्रॉब्लम हो रहा था। और वकाटक क्या था? वकाटक के लिए और एक इम्पोर्टेंट बात है कि वकाटक का शादी भी हुआ था एक नरेश वकाटक नरेश प्रभावती गुप्त जो कि था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बेटी जो प्रभावती गुप्त है उसका शादी भी हुआ था वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ शादी हुआ था। तो उसके लिए भी ये वकाटक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद है सरभपुरी, ये छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड है और ये अपना शिला लेख के लिए जाना जाता है। ठीक है, यही सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग अपना पीडीएफ में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। उसके बाद दिया गया नाम और रचना। सोमदेव, क्षेमेंद्र, कालिदास, दामोदर गुप्त, ये चारों जो दिया गया है इस चारों से और भी बहुत बार पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, इंडिविजुअल तौर पे पूछा जा चुका है ये सबसे। तो सोमदेव का कथा सरित सागर ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी ये भी पूछा जा चुका है। मतलब कि ए का 2 सिर्फ इसी से हम लोग का आंसर निकल जा रहा है। ए का 2, बी का 1, सी का कालिदास का तो ये तो ऑल नोन है कि ऋतु संहार है कालिदास का, सी का 4 और फिर डी का 3। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कल को मैंने आपको 4 एरिया के बारे में डिस्कस किया था और ये है आप लोग का 5वां एरिया, जिसमें कि बुक और ऑथर है। बुक और ऑथर ये वाला एरिया जो कि एंशिएंट बुक सब जितना भी है वो अच्छा तौर पे कवर होना चाहिए पूरा का पूरा। बहुत बार यहाँ से पीवाईक्यू आ चुका है अलग अलग तरीका से, या फिर मैच द फॉलोइंग से, या फिर इंडिविजुअल तौर पे। तो इसमें विशेष ध्यान देना है इसके ऊपर भी। तो सोमदेव ये कथा सरित सारथ नामक पुस्तक कहानियों का संग्रह है ये, जिसमें कि भारतीय किंवदंतियां, परियों की कहानी, लोक कथा ये सब इसमें दिया गया है। क्षेमेंद्र का ये तो ऑल नोन है कि बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है। कालिदास का ऋतु संहार, कालिदास का और भी है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कालिदास का टोटल कितना कितना रचना है, ये आप लोग को कमेंट करना है।
और दामोदर गुप्त, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कुटनीमत्तम से। इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट था कि कुटनीमत्तम किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो था दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया था। तो ये वाला एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है 1302, क्वेश्चन नंबर 19। 1302 के अंत या अगले वर्ष की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर एक अभियान भेजा, जो कि निम्नलिखित के नेतृत्व में बुरी तरह से हार गया था। तो ये थोड़ा सा डिटेल जाकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड से, कि वारंगल अभियान में उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो ये नुसरत खां, मलिक नायाब, ये नहीं कर रहा था ये, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, लेकिन ये नेतृत्व नहीं कर रहा था। उमर खान और मंगू खान, ये भी नेतृत्व नहीं कर रहा था। फखरुद्दीन खान और छज्जू, छज्जू याद रखना, ये दोनों कर रहा था वारंगल अभियान का नेतृत्व। वारंगल में कौन सा रूलिंग कर रहा था? वारंगल में था काकतीय रूलर, काकतीय। तो काकतीय को ही अलाउद्दीन खिलजी अपने में मिलाना चाह रहा था, लेकिन ये जो अभियान होता है 1302 का वारंगल का अभियान, ये अलाउद्दीन खिलजी का फॉल्स हो जाता है और हार जाता है वो। और लास्ट है कमालुद्दीन गुरग। ये सभी जितना भी दिया गया है, ये सभी अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति रहे, जनरल रहा अलाउद्दीन खिलजी का ही। लेकिन जो वारंगल अभियान में था, वो सिर्फ छज्जू और फखरुद्दीन जौना था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। फखरुद्दीन जौना और छज्जू के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, फखरुद्दीन जौना। ये लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक वो तुगलक नहीं है जो कि दिल्ली सल्तनत का रूलर है। छज्जू अलाउद्दीन खिलजी की सेना का एक अन्य प्रमुख सेनापति था। 1302 और 1303 के शुरुआत में उन्हें वारंगल अभियान का नेतृत्व करने के लिए दिया गया, जो कि काकतीय रूलर को अपने में मिलाने का कोशिश किया गया था, लेकिन ये पूरा तरह से विफल हो जाता है। उसी प्रकार बाकी के बारे में भी थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिक्षा के संबंध में बोल रहे हैं विचार करने के लिए। चार्टर अधिनियम 1813 ने भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक व्यय का प्रावधान किया। हाँ, ये बिल्कुल सही है, किया था। 1 लाख रुपए का सबसे पहला बार शिक्षा में 1813 में ही इन्वेस्ट किया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ने घोषित किया कि शैक्षिक नीति का उद्देश्य पूर्वी शिक्षा का शिक्षण था। तो ये वाला पढ़ के ही ये लॉजिकली सही नहीं लग रहा है। बोल रहा है कि पूर्वी शिक्षा को बल दिया गया था, जबकि जबकि चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसको कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वो पूर्वी शिक्षा नहीं बल्कि पश्चिमी शिक्षा पे जोर दिया गया था। तो बी नंबर तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बी नंबर जहां जहां इनकरेक्ट है उसको आप लोग काट सकते हैं। और सीधे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन आ गया। इसका मतलब सी भी गलत है। 1882-83 में भारत विश्वविद्यालयों के सामान्य कार्यों करने की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। नहीं, ये हंटर शिक्षा आयोग जो है, ये भारतीय विश्वविद्यालय के लिए नहीं किया गया था। ये किया गया था प्राथमिक और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ये वाला हंटर शिक्षा आयोग लेके आया गया था। डी नंबर स्टेटमेंट है कि प्राच्यवादी अंग्रेजी विवाद के दौरान प्राच्यवादी समूह का नेतृत्व एच टी प्रिंसेप ने किया था, जिन्हें प्राच्य साहित्य का प्रोत्साहन देने की नीति का वकालत की थी। तो हाँ, ये सही है। एच टी प्रिंसेप के बारे में याद रख लेना इसको, जो कि प्राच्यवादी अंग्रेजी विवाद के दौरान उभरे थे। इससे स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है हिस्टोग्राफी वाला पोर्शन में, जो कि यूनिट 10 का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया आंसर? इसका ऑप्शन नंबर 2, ए और डी केवल सही है। और इससे स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी अलग अलग तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चार्टर अधिनियम 1813 से भी, और चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 से भी, और हंटर शिक्षा से भी। और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने के लिए दिया जाता है। क्रोनोलॉजिकल, कौन पहले हुआ कौन बाद हुआ शिक्षा से संबंधित। तो यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया 1813 से रिलेटेड। सबसे पहले 1 लाख रुपए का वार्षिक व्यय प्रावधान किया गया था। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट विवाद, जो कि एच टी प्रिंसेप का नाम याद रखना है, इसके इनके प्राच्य साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा देने की वकालत किया गया था। इनके द्वारा ये बोला गया था कि संस्कृत और फारसी को भी बढ़ावा दिया जाए इंडिया में। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा यूनिक विचार है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में सभी को अपना औपनिवेशिक हित पूरा करने के लिए पश्चिमी सभ्यता को थोप रहे थे इंडिया में।
और इनका कहना था कि संस्कृत और फारसी को भी बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, जिसको कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बयान के विपरीत चार्ल्स वुड डिस्पैच अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और पश्चिमी शिक्षा को दिया गया था। और स्टेटमेंट में क्या दिया था? स्टेटमेंट में दिया था कि पूर्वी शिक्षा को बढ़ाने के लिए दिया था, जो कि गलत था। हंटर शिक्षा आयोग जो कि 1882-83 में आया, और ये टाइम पीरियड किसका है? लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड है ये। हंटर आयोग का प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रगति किया गया था, विश्वविद्यालय के लिए नहीं किया गया था, इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्योत्तर काल में, 21 नंबर क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में भारत में रोमन दुनिया में निर्यात होने वाले वस्तुओं की पहचान कीजिए। ये थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा रोमन से व्यापार होता था। मौर्य काल में, प्री मौर्यन एरा में ट्रेड ट्रेड व्यापार जो है बहुत अच्छा तरीका से रोमन से हुआ करता था। लेकिन पोस्ट मौर्यन काल में, जैसा कि बहुत सारा हिस्टोरियन रोमिला थापड़ भी इसके ऊपर बात करती है कि पोस्ट मौर्यन एरा जाते जाते अर्थव्यवस्था जो है मौर्यकालीन का बहुत ज्यादा डगमगा गया था। तो उसी संदर्भ में जो ये रोमन के साथ जो जितना भी तरह का ट्रेड हो रहा था, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये एक विवादित विषय है कि अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किस तरह का था। तो कपड़ा का उद्योग, हाँ, कपड़ा का उद्योग बिल्कुल होता था। कपड़ा का उद्योग शुरू से लास्ट तक होते रहा था। निर्यात हम लोग करते रहे थे। कांच का मोती का निर्यात नहीं होता था। इंडिया में अवेलेबल था, लेकिन यह व्यापार नहीं होता था इसका। हाथी दांत का भी व्यापार होता था, जिससे कि तरह तरह का सामान सब बनाया जाता था। जैतून का तेल नहीं होता था, और काली मिर्च होता था। काली मिर्च नहीं होता था, जैतून का तेल होता था। मतलब ए सी डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो मौर्योत्तर कालीन भारत में रोमन दुनिया में निर्यात की जाने वाले सामान, वस्त्र होता था बहुत बड़ा पैमाना पे, हाथी होता था, और फिर काली मिर्च जिसे अक्सर काला सोना कहा जाता है, रोमन दुनिया में एक अत्यधिक मूल्यवान मसाला था, और भारत से इसका निर्यात व्यापार संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था ये। ठीक है, इसका ACD नहीं, इसका ACE होगा। काली मिर्च का निर्यात होता था, जैतून का तेल का नहीं होता था। ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग हो गया। जैतून का तेल भारत निर्यात नहीं होता था, बल्कि इसे भूमध्य दुनिया से भारत में आयात किया जाता था, जैतून का तेल से। ठीक है, ये भूमध्य सागर से हमारे यहाँ लाया जाता था। और कांच की मोती भारत में अवेलेबल था, लेकिन इसका व्यापार नहीं होता था। और जो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा। आप लोग अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल करने चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो ये बन जाएगा, और बहुत जल्दी जल्दी कवर करना है। 1 मंथ का समय बचा हुआ है सिर्फ। 1 से 19 तारीख तक, जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन देख चुके होंगे, 1 से 19 तारीख तक का डेट दिया गया है यूजीसी नेट का। और सिर्फ 1 महीना में सारा का सारा पीवाईक्यू कवर करना है आप लोग को। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि सिर्फ यही चैनल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप लोग को जहाँ से भी, जो भी सोर्स से आप लोग को जो अच्छा सोर्स मिल रहा है, वहाँ से आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला वीडियो कब तक बन पाएगा, वो थोड़ा सा डाउट है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार सजाना है। पंजाब का विभाजन और पुनर्वास, ये तो 1947 में हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोल रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए, तो ये तो 47 में हुआ था। नई शिक्षा नीति, ये तो 2020 सीधे दे ही दिया है डेट इसका। पहला राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये 1956 में हुआ था। और भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, ये हुआ था 1991 में, जो कि वो जी ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वाला जो बात था, वो 1991 का था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ABCD ही इसका सही आंसर है। 1900 नहीं, बी नंबर 2020 सबसे लास्ट में आएगा। 2020 को सबसे लास्ट, उसके बाद आएगा 1991 उससे पहले, मतलब डी, बी के पहले डी, और ए सबसे पहले। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल, बहुत सारा क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए पूछा जाता है,
इसीलिए सबका डेट आप लोग अपना कॉपी में मेंशन करते रहिए अभी से ही। पंजाब का विभाजन 1947, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण 1991 और नई शिक्षा नीति 2020। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग खुद से उसको कवर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, 1855-56 में कौन सा जनजातीय लोग बिहार और बंगाल में विद्रोह कर उठे जो कुल्हाड़ी, धनुष और बाणों से लैस थे और कुछ समय के लिए अपने क्षेत्र से ब्रिटिश शासन को खत्म कर दिया था? तो ये 1857 के रिवॉल्ट से पहले एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है जो कि जनजातीय विद्रोह होता है और वो होता है संथाल विद्रोह, जो कि संथाल परगना एरिया वाला में होता है। लेकिन संथाल परगना तभी नहीं कहा जाता था, ये वाला विद्रोह होने के बाद इसको कहा जाने लगा। तो ये होता है संथाल का विद्रोह 1855-56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह होता है। जितना भी यहाँ चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है, चारों ऑप्शन से कभी ना कभी क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपको मिलते रहेगा, क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट है। हो और मुंडा, पाइका और भील। हो और मुंडा कब हुआ था? ये हुआ था 1899 में हो और मुंडा हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। और पाइका विद्रोह हुआ था ओडिशा में और भील विद्रोह हुआ था मध्य प्रदेश वाला एरिया में। भील जनजाति एक बहुत बड़ा जनजाति है अभी भी। संथाल विद्रोह 19वीं शताब्दी 1855-56 झारखंड, बिहार और बंगाल के हिस्सा में, जिसको कि अब कहा जाता है संथाल परगना कहा जाता है। संथाल जनजातियों के लोग भाइयों सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ये वाला हुआ था। साहूकार के प्रति था ये वाला, कुल्हाड़ी, धनुष, बाण ये सब से लैस थे, पारंपरिक हथियार से ये लैस थे। और इसके अपोज में कौन था? इसके अपोज में ब्रिटिश था, जिसके पास गन और बंदूक सब कुछ था। और बहुत बेतरतीब तौर से ये वाला विद्रोह को दबा दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। उसी प्रकार एक हो और मुंडा विद्रोह हुआ था जो कि 1899-1900 में हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। और इसको उलगुलान विद्रोह भी इसको कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में। जो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे पता चलते रहेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जनजातीय विद्रोह, सभी प्रकार का विद्रोह, जनजातीय भी, किसान भी और राजा लोग जो विद्रोह कर रहा था वो वाला भी। तो विद्रोह एक और टॉपिक आप लोग अपने कॉपी में ऐड कर लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक 5 टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 टॉपिक कौन-कौन सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, मैं आपको टॉपिक क्लियर करते चलूँगा कि कौन-कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाइका विद्रोह 1817 से 26 में हुआ और ये हुआ था ओडिशा वाले एरिया में। भील विद्रोह 1818 से 31 में हुआ था। ये हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले एरिया में। तो ये वाला क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन निकलता है और इससे मैच द फॉलोइंग करने के लिए भी आप लोग को पूछा जा सकता है। सामने दिया रहेगा, विद्रोह का नाम दिया रहेगा और सामने ईयर दिया हुआ रहेगा, या फिर विद्रोह का नाम दिया रहेगा और सामने इसका नेतृत्वकर्ता दिया रहेगा। जैसे कि संथाल विद्रोह का सिद्धू कान्हू हो गया, हो और मुंडा का बिरसा मुंडा हो गया, पाइका का हो गया बक्सी जगबंधु विद्याधर हो गया पाइका का, और भील का हो गया। भील तो एक बहुत लंबा विद्रोह चला था, तो इसका आदिवासी लोग ही इसका हेड कर रहा था। तो इस तरह करके तरह-तरह से क्वेश्चन इसके से पूछा जा सकता है और पूछता है, जो कि हम लोग आगे देखते रहेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में रैंके के इतिहास के दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है। रैंके एक हिस्टोरियन है जो कि पीजी में आप लोग रैंके के बारे में बहुत पढ़े होंगे कि जब हिस्ट्री राइटिंग का जब बात आता है, जब पेपर राइटिंग का बात आता है, थ्योरी राइटिंग का जब बात आता है, तो ये इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये हम लोग को बताया जाता है कि जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो रैंके के हिसाब से वो सही है कि नहीं, क्योंकि रैंके किस पे फोर्स करता है? वो फोर्स करता है तथ्यों की पवित्रता के ऊपर फोर्स करता है कि बिना डाटा का हिस्ट्री राइटिंग नहीं किया जा सकता है। डाटा बहुत जरूरी है हिस्ट्री राइटिंग के लिए। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आप लोग का यूनिट 10 का हिस्सा है जो कि हिस्ट्री राइटिंग के ऊपर बात करता है। और रैंके से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रैंके हो गया, कॉलिंगवुड हो गया, मार्क ब्लांच हो गया, ये सबसे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 तथ्यों की पवित्रता के बारे में बात करता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा दिया गया है, विचारधारा, भावना, संवेदनशीलता। तो जब हिस्ट्री राइटिंग का जब बात आता है तो ये सब का ज़रूरत पड़ता है और ये सीखना पड़ता है कि हिस्ट्री राइटिंग को ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता है हिस्ट्री राइटिंग।
अगर ऐसे ही लिख दिया जाता तो हिंदी साहित्य और हिस्ट्री में फर्क होता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं लिखा जाता है। उसके पहले राके का, मार्क ब्लॉच का, कॉलम वुड का, सबका एक एक अपना अपना थ्योरी है, तो उस हिसाब से हिस्ट्री राइटिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, वरामिहिर के बृहत संहिता में किसके बारे में बताया गया है? वर्षा की मात्रा मापने की विधि, खगोलीय अवलोकन, घरों और मंदिरों का निर्माण, पौधों की ग्राफ्टिंग और फल उत्पादन बढ़ाने का तरीका। तो वरामिहिर के बारे में आप लोग को कमेंट करके बताना है कि वरामिहिर किस टाइम ड्यूरेशन से कनेक्टेड है और किसके काल में है ये, गुप्त, मौर्य, चोल। आपको ये बताना है कि वारामिहिर किसके टाइम ड्यूरेशन से कनेक्ट है, ये कमेंट करके। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, वरामिहिर का एक फेमस बुक बृहत संहिता में किसके बारे में मेंशन है? तो ये चारों के बारे में, बृहत संहिता के बारे में मेंशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बृहत का वराहमिहिर वर्षा की मात्रा के बारे में बताता है, खगोलीय अवलोकन के बारे में बताता है, घरों और मंदिरों के निर्माण के बारे में बताता है, और पौधों की ग्राफ्टिंग और फल उत्पादन बढ़ाने का तरीका के बारे में सारा कुछ बृहत संहिता में मेंशन किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के लेखक कौन थे? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। कल ही मैंने बताया कि 1857 वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इससे तरह तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख लीजिए कि एक ही ईयर में दो क्वेश्चन 1857 से पूछ लिया गया है। तो खैर ये वाला तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसने लिखा? तो ये लिखा है बी डी सावरकर ने लिखा है, जो कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं इंडिया का। तो बी डी सावरकर, जिसको कि विनायक दामोदर सावरकर, ये एक वकील, राजनीतिक, लेखक, नाटककार थे। 1857 की पुस्तक लिखे। जब मैन हिस्ट्री पढ़ाने का कभी मौका मिलेगा तो बी डी सावरकर के बारे में हम लोग डिटेल से कवर करेंगे तभी। बी डी सावरकर स्टार्टिंग में और इनका अंतिम फेज, दोनों फेज बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है बहुत। फिर लास्ट में इनको द्वीप पर भेज दिया जाता है, काला पानी का सजा दे दिया जाता है। एक इनके ऊपर एक मूवी भी बना हुआ है बी डी सावरकर का, यदि आप लोग चाहे तो वो मूवी को आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इनका लाइफ गुजरा है। गांधी और सावरकर, ये दोनों के बीच विवाद होते रहता था हमेशा। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद के बारे में 1893 का शिकागो इस इनके लिए इम्पोर्टेंट है विवेकानंद का। अरविंद घोष, ये भी एक योगी, गुरु, कवि और राष्ट्रवादी थे। और भगत सिंह के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है कि भगत सिंह किस तरह के भारतीय क्रांतिकारी थे, ठीक है। तो ये है 26 नंबर क्वेश्चन था, और अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये वाला जो मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इसमें ध्यान देना है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण के समर्पित प्रेमी के रूप में राधा के कुछ शुरुआती संदर्भों से जुड़े ग्रंथों में शामिल है। मतलब कि बताना ये है कि कृष्ण और राधा का प्रेम का वर्णन या फिर आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन किसमें वर्णन किया गया है? अष्टांगिक हृदय संग्रह, गीत गोविंद, हर्षचरित और ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो अष्टांगिक हृदय संग्रह ये नहीं है, क्योंकि ये एक चिकित्सा का ग्रंथ है। गीत गोविंद में किया गया है, जो कि जयदेव के द्वारा रचना किया गया है गीत गोविंद का। हर्षचरित तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड वानभट्ट का रचना है ये, तो ये भी आंसर नहीं है। और ब्रह्मवर्त पुराण इसमें किया गया है, मतलब कि बी और डी, ऑप्शन नंबर 2 बी और डी में किया गया है, कृष्ण और राधा के बीच का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, 12वीं शताब्दी में जयदेव के द्वारा रचना किया गया है। इसे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जयदेव से रिलेटेड। और ब्रह्मवत पुराण, जो कि पुराण साहित्य का हिस्सा है, ब्रह्मवर्त पुराण कृष्ण के साथ राधा का धार्मिक पहलुओं पर केंद्रित किया गया। अष्टांगिक हृदय एक चिकित्सा का ग्रंथ है, और हर्षचरित वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है, जो कि हर्षवर्धन के समय पीरियड का बात है इसमें, और हर्षवर्धन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, मुगल काल में निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के आगमन का आरोही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये वाला टॉपिक अपना कॉपी में आप लोग एक और टॉपिक को ऐड कीजिए, जो कि है यात्री यात्री
और 3 यात्री, एक होगा विजयनगर साम्राज्य में कौन-कौन यात्री आया, वो वाला अच्छा से कवर होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में यात्री नहीं, दिल्ली सल्तनत में हिस्टोरियन कौन-कौन है था, जिसमें कि बरनी, बदायूंनी, अबुल फजल नहीं, बदायूंनी और इसामी, मिन्हाज उस सिराज, ये सब दिल्ली सल्तनत में एक ये टॉपिक कवर होना चाहिए। और मुगल काल में कौन-कौन सा यात्री आता है और ये टॉपिक कवर होना चाहिए। तो यात्री में ये वाला टॉपिक कवर होना ही चाहिए, क्योंकि हर ईयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो विजयनगर का यात्री कौन-कौन आया, जिसमें कि बहुत सारा विजयनगर साम्राज्य में यात्री आया, और मुगल साम्राज्य में जब ब्रिटिश लोग का आगमन होने लगता है, तो उस टाइम पीरियड में बहुत सारा यात्री मुगल काल में आया था। तो ये दोनों का अच्छा से एक तो टाइम पीरियड याद होना चाहिए कि कौन-कौन सा समय में कौन-कौन आया, और वो कहाँ का निवासी था, ये वाला भी याद होना चाहिए, क्योंकि निवासी से मैच द फॉलोइंग करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और ये पूछा जाता है समय-समय पर। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि पित्रा डेला वेला, पीटर मुंडी, विलियम हॉकिंस और जॉन बेपिस्ट ट्रेवेनियर। तो ये चारों दिया गया है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है कि कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में आया। तो सबसे पहले विलियम हॉकिंस, जो कि 1608-9 में आता है, जहांगीर के समय पीरियड में आता है। तो सी नंबर सबसे पहले आएगा, तो सी दो जगह आ रहा है सी हम लोग का। और इसके बाद पित्रा डेला वेले आएगा, जो कि 1823 में आएगा। उसके बाद पीटर मुंडी, जो कि 1832 में आएगा। और ट्रेवेनियर सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब ए, नहीं, ए, सी, ए, बी, डी, ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने कॉपी में 1, 2, 3, 4, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, अ, अपना नंबरिंग आप लोग कर रहे होंगे, और कितना सही हो रहा है आप लोग अपना देख रहे होंगे खुद से कि कितना सही हो रहा है। और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, ताकि उसको खुद से इम्प्रूव किया जा सके। अब विलियम हॉकिंस के बारे में, ये 1609 में जहांगीर के समय पीरियड में आया था। पित्रा डेला वेला 1623, जो कि एक इतालवी यात्री था ये पित्रा डेला वेला। ठीक है, पीटर मुंडी 1632, जो कि शाहजहां के समय पीरियड में ये आया था। और ट्रेवेनियर 1640, जो कि फ्रांसीसी यात्री था ये। ट्रेवेनियर दो है, एक ट्रेवेनियर है और एक है बर्नियर। आप लोग को बताना है कि बर्नियर का टाइम ड्यूरेशन क्या था, क्योंकि अगर हो सकता है कि यहाँ ट्रेवेनियर ना दे के बर्नियर दे देता, तो भी ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि बर्नियर का टाइम ड्यूरेशन क्या था। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक यहूदी व्यापार अब्राहम बेन यिज्जू 1133 से 49 ने भारत में कांस्य कारखाना कहाँ चलाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यात्री इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये एक यात्री ही था अब्राहम बेन यिज्जू, लेकिन एक ये व्यापारी था ये। तो कहाँ पे खोला था, मंगलोर, कोचीन, कालीकट या कोल्हापुर। तो ये खोला था, याद रखना, ये खोला था मंगलोर। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना इस तरह का क्वेश्चन में। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मैंगलोर। मैंगलोर में 1113 से 1149 की अवधि के दौरान अब्राहम बेन यिज्जू, एक यहूदी व्यापारी, ने खोला था, जो कि गेनिजा रिकॉर्ड में दर्ज है। गेनिजा रिकॉर्ड में इसके बारे में दर्ज है। ठीक है, कोचिन, कोचिन के बारे में तो पता है, कोच्चि के रूप में जाना जाता है, ये एक बंदरगाह है। और कालीकट, कालीकट तो इम्पोर्टेंट हो जाता है जब से ब्रिटिश लोग आना स्टार्ट कर देता है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर और जिन्ना समझौता किसके बीच और कब हुआ था। सिकंदर और जिन्ना समझौता, सिकंदर लोदी और मोहम्मद जिन्ना, ये तो पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है एकदम। सिकंदर लोदी दे दिया है, जो कि दिल्ली सल्तनत का बात करता है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूरा एकदम। मोहम्मद अली जिन्ना और सिकंदर हक, ये वाला आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। सिकंदर हयात खान और मोहम्मद अली जिन्ना, ये इसका सही आंसर है, 1937। और ये वाला रिलेटेड है, पॉलिटिकल से रिलेटेड है, कि किसका सरकार बनेगा उस टाइम पीरियड में, और ये पंजाब से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। और ये 1937 का टाइम ड्यूरेशन, जो कि सरकार बनाने का समय पीरियड रहता है, ये वाला समय पीरियड मॉडर्न इंडिया का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एरिया है, कि कौन सा सरकार कहाँ पे बन रहा है, पंजाब में, बंगाल में, मध्य प्रांत में, और बाकी एरिया में कौन कौन सा कहाँ का सरकार बन रहा है और कौन कौन चला रहा है उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। ये क्वेश्चन को अगर हार्ड बनाना होता, तो सिकंदर हयात खान और मोहम्मद अली जिन्ना चारों में ऑप्शन रहता, और सिर्फ डेट को चेंज कर दिया होता,
यहाँ तो डेट भी आराम से पकड़ में आ रहा है, 1930, 35, 37 और 39। तो इसका 37, क्योंकि 37 में ही इलेक्शन होता है। तो देखिए, 1937 सिकंदर और जिन्ना समझौता, जिसे पंजाब मुस्लिम लीग सिकंदर समझौता के रूप में भी जाना जाता है। 1937 में ये प्रधानमंत्री था सिकंदर हयात खान पंजाब का। तो उस समय पीरियड में प्रधानमंत्री कहा जाता था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ये समझौता हुआ था। और क्यों हुआ था? मुस्लिम का इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए ये समझौता हुआ था। बाद में जाकर के बहुत लंबा इसका एक कहानी रहता है कि पंजाब का पॉलिटिकल का बहुत लंबा कहानी होता है। फिर बाद में जाकर के मास्टर तारा सिंह उसमें जुड़ते हैं। राज करेगा खालसा का नारा भी लगता है उसी समय पीरियड में। तो बहुत कुछ इस टाइम ड्यूरेशन में होता है, इसीलिए ये वाला टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1937 वाला। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि 1 से 30 नंबर तक आप लोग का पीवाईक्यू कवर हो चुका है एक्सप्लेनेशन के साथ। दिक्कत इसमें नहीं होगा किसी को भी। और हम लोग नेक्स्ट इसी तरह हम लोग 30 से आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट डे। जितना हो सकता है मैं आप लोग को कवर कराने की कोशिश करूंगा हर ईयर का। लेकिन आज के लिए 30 नंबर तक ही हम लोग लास्ट रखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना है, और नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करना है और बताना है कि क्या पसंद नहीं आया इसमें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने दोस्तों को जो भी नेट का तैयारी कर रहे हैं, जिसको जिनको भी जेआरएफ क्लियर करना है, जो भी नेट का तैयारी कर रहे हैं, उनको आप लोग ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका पीवाईक्यू ज़रूरी है एनालाइज करना। तो मुझसे जितना हो पाएगा मैं अपना पीवाईक्यू एनालाइज करने का आप लोग के लिए ट्राई करूँगा। और बाद बाकी आप लोग अपना तरफ से भी फुल एफर्ट डालते रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।